हेलो। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध के विभिन्न प्रकार की हमारे पास जो है कॉन्ट्रैक्ट्स का कितनी तरह के हैं उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। क्योंकि इन टर्म्स को हमने जो है वो आगे जो भी चैप्टर्स पढ़ने हैं उसमें बार बार यूज़ किया जाना है, तो इन टर्म्स के बारे में हमें जो है पता होना चाहिए कि किस किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या एग्रीमेंट्स हैं। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स के बारे में हम बताएंगे। एग्रीमेंट्स हिंदी में हम उसको ठहराव बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो अनुबंध कहते हैं। तो इसमें पहली जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना है, दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में कैसे एंटर हुई हैं, उसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो उसमें जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है उसमें पहला है हमारे पास एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब कि जिसमें दोनों पार्टीज़ ने अपनी जो है वो एक्सप्रेशन, अपना जो है वो अपने व्यू पॉइंट्स या अपना ऑफर एक्सेप्टेंस जो है वो जाहिर की है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हैं, कि दोनों ने जो है अपनी जो भी उनकी इच्छा है, चाहे वो प्रपोजल की एक्सेप्टेंस की, दोनों पार्टीज़ ने जो है वो बोलकर या लिखकर या ऑनलाइन मोड में भी जो है अपनी जो जाहिर की है, तो उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं, स्पष्ट अनुबंध की, जिसमें जो है उन्होंने क्लियर कट बता दिया। तो ये जो स्पष्ट अनुबंध है इसके आगे फिर फर्दर कुछ टाइप्स आते हैं। तो उसमें पहला है ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है कि जिसमें आपने बोल के बताया, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें जो है वो बोल के बताया कि वर्बली जो है हमने ऑफर दिया, वर्बली जो है उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ऐसी कोई लीगल कंपल्शन नहीं है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है इट मस्ट बी इन राइटिंग। हाँ, वो अलग बात है कि अगर राइटिंग में होता है तो हमारे पास प्रूफ रहता है, क्लियर कट पता होता है कि क्या बोला गया था, क्या कहा गया था, क्या जो है उसमें लिखा हुआ है, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एज अ प्रूफ हम उसको पेश कर सकते हैं, उसको प्रूव करना आसान हो जाता है। बट ऑरल ऑरल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनकी भी पूरी लीगल वैलिडिटी है, दे आर ऑल्सो एनफोर्सेबल बाय लॉ, कि अगर जो है वो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनका रिटर्न में होना जरूरी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स रिटर्न में होंगे तभी वो वैलिड होंगे, अदरवाइज उनकी ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स की वैलिडिटी नहीं रहती। तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको ओरल होना, ओरल से काम नहीं चलेगा, उनका रिटर्न होना जरूरी है। तो सेकंड हमारे पास जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स में है दैट इज रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स लिखित अनुबंध की जिसमें जो है वो लिखा हुआ हो कि क्या ऑफर दिया गया था, क्या एक्सेप्टेंस दी गई थी, किन क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की, वो सब कुछ जो है वो एक्सप्रेस्ड मैनर में होनी चाहिए एंड इट मस्ट बी इन राइटिंग। तो वो आपके रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, कि जिसमें जो है वो लिखा हुआ है साफ सुथरा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या ऑफर था, क्या एक्सेप्टेंस थी, तो वो ऑफर के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में, टर्म्स कंडीशंस के बारे में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ उसमें लिखा होता है, वो आपका रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की उसमें कैटेगरी में आता है। ये जरूरी, जैसे मैंने बताया था अभी और ओरल कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट का रिटर्न होना जरूरी है, बट कुछ ऐसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पर उनका रिटर्न होना, लिखित होना जरूरी है। जैसे किसी की कोई विल है, तो उसमें विल में अगर किसी ने अपनी जो है विल लिखनी है, या किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है, या किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो इस तरह के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनका रिटर्न होना जरूरी है। उनको अगर वो लिखित में होंगे तभी मान्य है, वर्बल वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो वैलिड नहीं होते। देन थर्ड हमारे पास आते हैं ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली उसमें क्या है, पार्टीज एंटर होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में वाया इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू जो है वो दोनों पार्टीज जो है वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, तो उनको जो है वो ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स बोल देते हैं। उनकी भी वही लीगल वैलिडिटी है जो कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स की है या ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स की है, वही वैलिडिटी ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की है। तो ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी उसके कंटेंट्स हैं, वो कंटेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उनको एज सच जैसे वो लिखित में होते हैं उसी तरह से उनको मान्यता मिलती है। और वही जो है जैसे उनकी रिटर्न में कंपल्शन होनी थी दोनों पार्टीज के ऊपर, ऐसे ही ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की भी जो है वो एक दूसरे के ऊपर कंपल्शन रहती है। देन इसी में ही फॉर्मेशन में एक तो एक्सप्रेस हो गया कि जिसमें आपने बोल के बता दिया, लिख के बता दिया, या फिर ऑनलाइन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। और दूसरा आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, गर्भित अनुबंध। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में है कि उसमें जो है उन्होंने अपने ऑफर या एक्सेप्टेंस को जो है वो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं किया, ना तो उन्होंने बोल के बताया ना लिख के बताया। तो उसमें क्या है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं विद द बिहेवियर ऑफ द पार्टीज, या तो जो सर्कमस्टांसेस हैं या पार्टीज का जो बिहेवियर है उसकी वजह से जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं। मतलब उसमें कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, एक्सप्रेस प्रपोजल एक्सेप्टेंस नहीं होती, प्रपोजल या एक्सेप्टेंस जो है उसमें रिटर्न में, ओरल में नहीं होती, बल्कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है कि
वो उनके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो बिहेव करते हैं दोनों पार्टीज, या फिर जो सर्कमस्टांसिस हैं उस जगह के, उसके बेसिस पर वो पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक बस में चढ़ते हैं, दैट मीन्स कि आप जो है वो ट्रैवल करना चाहते हैं, और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो इंप्लाइड है कि आपको जो है वो ट्रैवल करने के लिए टिकट परचेज करना पड़ेगा। तो वो इंप्लाइड है आपके बिहेवियर से। अगर आप किसी बस में चढ़ गए हैं तो उसमें आपको बस में चढ़ने के बाद जो है वो अगर ट्रैवल करना है तो उसके लिए टिकट आपको लेना पड़ेगा। इसी तरह से उसमें आप चले जाते हैं, रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, और रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वहाँ पे आप खाना खा लेते हैं, दैट मीन्स कि आपने खाना खा लिया, उनकी सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको उसके बदले में पे करना पड़ेगा। बेशक आपको आपके बीच में कोई प्रपोजल एक्सेप्टेंस इस तरह से नहीं हुई है एक्सप्रेस मैनर में कि आप खाना खाएंगे और वो आपको ऑफर करेगा, और फिर उसके बाद आप जो है वो बिल पेमेंट करने के लिए आपके कोई वर्बल कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बट आप गए वहाँ पे जो है आपने जो है वो सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट में खाना खाया, तो दैट मीन्स कि यू हैव टू पे फॉर द बिल, कि आपको वो बिल पे करना पड़ेगा। तो आपके बिहेवियर से या जो सर्कमस्टांसिस हैं उसके बेसिस पर दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती हैं, तो उसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। देन थर्ड हमारे पास आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ये अर्ध अनुबंध होते हैं। इसमें दोनों पार्टीज की कोई इच्छा नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, बट फिर भी उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, कि दोनों पार्टीज की कोई अपनी इच्छा नहीं है, कोई विलिंगनेस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की, बट ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से कोर्ट ऑफ लॉ की वजह से, कि लॉ की इंटरवेंशन की वजह से दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी का खोया हुआ सामान मिल जाता है, मान लो किसी ए पर्सन का जो है वो पर्स गुम हो गया, ए पर्सन का पर्स गुम हो गया, और वो किसी बी पर्सन को जो है वो गिरा हुआ कहीं पर मिल गया। तो अगर बी पर्सन को वो पर्स मिल गया है तो उसका अपना नहीं हो जाएगा, कि अगर किसी को खोया हुआ सामान मिल जाता है तो उसका मालिक नहीं बन जाता। उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जिसका असली मालिक है उस असली मालिक तो वो सामान पहुंचाए। तो बी को अगर वो खोया हुआ पर्स मिला है तो बी की ड्यूटी है कि वो पर्स जो है वो ए को पहुंचाए। अब ए और बी आपस में ना कोई इन्होंने उनका जो है कोई वर्बल प्रपोजल या एक्सेप्टेंस हुई है, बट फिर भी जो है उन दोनों के बीच में जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कि लॉ कहता है कि वो जो अगर किसी को खोया हुआ सामान मिला है तो उसकी ड्यूटी है कि वो उसके असली मालिक तक पहुंचाए। तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, बट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है कि जिसमें दोनों पार्टीज की कोई अपनी इच्छा नहीं है, बट ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन की वजह से जो है वो लॉ की इंटरवेंशन की वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ जाते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस का मतलब होता है निष्पादन की अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर दिया है या नहीं किया है, तो उसके बेसिस पर जो है वो इनकी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, निष्पादन के आधार पर कि उन्होंने अपने ड्यूटी अपने प्रॉमिस को परफॉर्म कर दिया है, पूरा कर दिया है या अभी करना है। तो इसमें हमारे पास है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादित अनुबंध। निष्पादित अनुबंध का मतलब है कि दोनों पार्टीज जो हैं उन्होंने अपने अपने प्रॉमिसेस को पूरा कर दिया है, दोनों पार्टीज ने अपने अपने प्रॉमिसेस को पूरा कर दिया है, तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की निष्पादनीय है कि उसको जो है अभी परफॉर्म किया जाना है, तो उसको हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि पार्टीज ने जो है अभी अपने प्रॉमिस को पूरा करना है। तो जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है ये दो तरह का हो सकता है, एक यूनिलैटरल और दूसरा बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज द्विपक्षीय, दोनों पार्टीज ने अपने अपने प्रॉमिस को अभी पूरा करना है। और यूनिलैटरल में क्या है कि एक पार्टी ने अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया है और दूसरी ने जो है उसको भी पूरा करना है, तो वो यूनिलैटरल हो गया, एक पक्षीय, कि एक पक्ष ने अपना एक पार्टी ने अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया बट दूसरी ने नहीं किया है, वो एक पक्षीय हो गए। अगर दोनों पार्टीज ने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो द्विपक्षीय हो गया। और एग्जीक्यूटेड का मतलब कि निष्पादित हो गया, एग्जीक्यूटेड का मतलब निष्पादित, और एग्जीक्यूटरी का मतलब जिसका निष्पादन होना है। तो निष्पादन होना है यानी कि अपने प्रॉमिस को पूरा करना है, तो यही हो सकता है कि जिसमें निष्पादन नहीं हुआ है, जिसने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, तो यह हो सकता है कि एक पार्टी ने ना किया हो, तो अगर एक पार्टी ने नहीं किया है दूसरी ने कर दिया है तो यूनिलैटरल हो गया। अगर दोनों पार्टी ने ही नहीं किया है तो उसको हम जो है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि ए ने जो है वो एक कोई पेंटर है बी, और ए ने जो है वो पेंटर बी को कहा है कि आप मेरी पेंटिंग बना दो और उसके बदले में मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, और उसके लिए जो है वो उसने पेंटर ने वो एक्सेप्ट कर लिया कि मैं पेंटिंग बना दूंगा और उसके बदले में 5,000 रुपये लेने के लिए वो तैयार है। अब उसमें एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि अगर उसने पेंटिंग बना दी है, पेंटर ने पेंटिंग बना दी है, और जिसने पेंटिंग बनाने का ऑर्डर दिया था मिस्टर ए ने, उसने 5,000 रुपये पे कर दिया, तो दोनों पार्टीज ने अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया है, वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो सकता है कि
एक केस हो सकता है कि एक पार्टी ने कर दिया हो और दूसरे ने नहीं किया हो, तो उसमें क्या होगा यूनिलैटरल में कि हो सकता है कि उसने 5,000 रुपये दे दिए हों बट अभी उसने पेंटिंग नहीं बनाई है, या हो सकता है कि उसने पेंटिंग बना दी है बट उसको 5,000 रुपये अभी नहीं दिए गए हैं। वो यूनिलैटरल हो गया कि एक ने पूरा पूरा कर दिया प्रॉमिस बट दूसरे ने नहीं किया। और या फिर हो सकता है कि ना तो अभी पेंटिंग ही बनी है और ना ही उसकी पेमेंट हुई है, तो वो हो गया आपका बायलैटरल द्विपक्षीय निष्पादनीय अनुबंध या बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, कि दोनों पार्टीज ने अपने प्रोमिस को अभी पूरा नहीं किया है, अभी उन्होंने करना है। तो पेंटर ने पेंटिंग बनानी है और जिसने पेंटिंग बनाने के लिए ऑर्डर दिया था उसने अभी उसकी पेमेंट करनी है, वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके, देन थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, ये मेजर क्लासिफिकेशन है जो आपकी पार्ट नंबर ए बी सी डी, ये मेजर क्लासिफिकेशन है। उसके ये सब पॉइंट्स हैं कि इस बेसिस पर कितने पार्ट्स में उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन ये वाली क्लासिफिकेशन थी, 3 क्लासिफिकेशन थी मेन, और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस 2 थी मेन क्लासिफिकेशन, एंड सी इज थर्ड जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की ऐसा होता है कि जिसमें एक पार्टी ने जो है वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं और दूसरी पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि उन टर्म्स एंड कंडीशन में वो कोई चेंज कर सके। तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट पहले से बना होता है। फॉर एग्जांपल की इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वो कस्टमाइज्ड पॉलिसी नहीं होती, सबके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो पॉलिसी बनी होती है, इसलिए इनको स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में सभी के लिए जो है वो सेम है, तो टर्म्स एंड कंडीशन सभी के लिए सेम है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या हुआ कि जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इंश्योरेंस कंपनी ने वो सभी जो जिन्होंने भी वो पॉलिसी लेनी है वो उनके लिए सेम टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं, और जो वो पॉलिसी लेगा उसको टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो मान्य होनी चाहिए। या फिर जो है वो जैसे टर्म्स एंड कंडीशन किसी रेलवे टिकट के बैक साइड में लिखी होती है, कभी आपने ली होगी रेलवे की टिकट या बस टिकट होती है कई बार, तो उसके बैक साइड में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन सबके ऊपर इम्प्लीकेबल है, तो वो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कि जिसमें जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ही फिक्स्ड है और एक पार्टी ने वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स की हुई है और दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन नहीं रहता है कि उसको जो है वो एक्सेप्टेंस से पहले, साइन करने से पहले चेंज कर सके, वो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। देन डी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, इनको हमने कई जगह यूज करना है तो इसलिए आपने इनको ध्यान से सुनना है। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या वैधता के आधार पर कि वो अनुबंध वैध है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहला आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैध अनुबंध। वैध अनुबंध के बारे में आपको बताइए, अंडर सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बताया गया है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक एग्रीमेंट जिसको आप जो है वो लॉ के थ्रू एनफोर्स करवा सकते हैं, दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब कि अगर एक पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करती तो दूसरी पार्टी उसको फोर्स कर सकती है थ्रू लॉ कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा करे, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। देन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में क्या बताया था आपको कि जिसमें जो है हर एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती हैं, तो 2 पार्टीज में से किसी एक पार्टी की जो है वो कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं होती। क्या होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कि जो 2 पार्टीज हैं, 2 पार्टीज में से किसी एक पार्टी की जो है वो कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं होगी, और जिसकी कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं होती मतलब उसके ऊपर कोई प्रेशर बनाया गया है, फिजिकल प्रेशर या मेंटल थ्रेट उसको दी गई है और उसकी वजह से उसकी कंसेंट ली गई है, उसकी सहमति ली गई है, उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया गया है, तो उस पार्टी को हम बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी या इनोसेंट पार्टी की जिसको जो है फूल बनाया गया है या जिसको धोखा दिया गया है, तो उसको हम एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं होती। तो उस एग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन रहता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर ले और चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो छोड़ भी सकती है। तो यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक पार्टी के ऑप्शन पर एनफोर्सेबल रहता है बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। तो जिसने वो धोखा दिया है या जिसने जो है वो प्रेशराइज करके कंसेंट लिए, वो वाली पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए जो है प्रेशर नहीं बना सकती। फॉर एग्जांपल कि ए ने जो है वो बी को प्रेशराइज किया कि मैं तुम्हें मार दूंगा, नहीं तो मेरे को जो है अपनी ये बाइक जो है वो 5,000 रुपये में बेच दो, जो कि उसकी 50,000 की बाइक है, वो कह रहा है कि 5,000 में बेच दो, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। अब उसको अपनी जान बचानी थी, तो इसलिए उसका जो फिजिकल थ्रेट दी गई, उसकी कंसेंट फ्री नहीं है। तो ए ने जो है वो प्रेशराइज किया बी को बाइक बेचने के लिए। तो इस केस में क्या है कि बी चाहे तो उसको 5,000 में अपनी बाइक बेचना चाहे तो बेच सकता है, और अगर नहीं चाहे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर सकता है, क्योंकि उसकी कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं है, उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया था। बट ए जो है 5,000 रुपये दे के वो बी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप मुझे अपनी बाइक 5,000 रुपये में ही बेचो, क्योंकि उसने जो है वो जो कंसेंट ली थी बी की, वो फ्री कंसेंट नहीं थी, उसने उसको प्रेशराइज किया था। ठीक है। देन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स।
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेज टू बी एनफोर्सिबल। कि यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट उसके बाद कोई ऐसी जो है इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है जिस इम्पॉसिबिलिटी की वजह से जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, तब हम उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में डालते हैं। यानी कि पहले जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब वो वैलिड था, बट जब तक उसकी परफॉर्मेंस की बात आई उस टाइम पर जो है वो कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटी होगी कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना जो है वो नामुमकिन हो गया है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये याद रखना आपने कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जब उसको बनाया जाता है, जब उसको किया जाता है तब वो वैलिड रहता है, और जब उसकी परफॉर्मेंस की बात आती है तो उस टाइम परफॉर्मेंस से पहले जो है वो कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिससे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो करना इम्पॉसिबल हो जाता है, उसको पूरा करना इम्पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जो है कोई पेंटर वाला एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से। तो ए ने जो है वो बी को ऑर्डर दिया, बी जो है पेंटर है, तो ए ने बी को ऑर्डर दिया कि आप मेरी पेंटिंग पेंट कर दो और उसके बदले में मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। बट पेंटिंग पेंट करने से पहले ही जो है वो बी की जो है वो एक्सीडेंट हो गया और उसके जो है वो दोनों हाथ जो है वो चले गए उस एक्सीडेंट में। तो अब क्या हुआ कि अब वो बी जो है वो कैपेबल नहीं है पेंटिंग करने के लिए, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो या फिर मान लो आपने किसी गाड़ी को बेचने, ए ने जो है वो कहा है कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ और इतने जो भी 10,000 20,000 रुपये में बी को बेचना चाहता हूँ। बी ने कहा ठीक है मैं इस गाड़ी को खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट जब तक उसको एग्जीक्यूट करना था, एग्जीक्यूशन से पहले हो सकता है कि उसका जो सब्जेक्ट मैटर मतलब कि जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि गाड़ी जो है वो किसी एक्सीडेंट में ख़त्म होगी, ख़राब होगी, मतलब जल की या एक्सीडेंट में ख़त्म होगी, तो फिर जो है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कई बार जो है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से भी जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, इम्पॉसिबल हो जाता है उसको करना। फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन है हिमाचल का, एक पर्सन है हरियाणा का। तो हिमाचल वाले ने जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको जो है इतने केजीज जो है या इतने बैग्स ऑफ व्हीट जो है वो आपको सेल करूंगा, बेचूंगा, इस रेट पे बेचने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा ठीक है जी मैं इतने रेट पर लेने के लिए तैयार हूँ। बट जब उसकी परफॉर्मेंस होनी थी उससे पहले जो है गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप जो है वो स्टेट से बाहर जो है वीट की सेल नहीं कर सकते, गेहूं नहीं बेच सकते। तो उसमें जो है वो क्योंकि अगर बेची जाएगी तो फिर जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो गलत साबित हो जाएंगी, इसलिए भी वो उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। देन अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली क्या है कि वैसे तो वो एनफोर्सिएबल हैं, बट किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, वैसे तो वो सब कुछ ठीक है उसमें, बट कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। तो जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनका जो है हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। तो उनका अगर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है तो बाकी टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ सही है, प्रॉपर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हुई है, बट उसके बावजूद भी अगर उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। अगर उसको एनफोर्स नहीं करवाया सकता तो वो अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाता है। मतलब कि वो एनफोर्सेबल इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है। हाँ, अगर उस टेक्निकल फॉल्ट को हटा दिया जाएगा तो वो एक वैलिड एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि अभी जैसे मान लो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनका विदाउट रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड नहीं होते, तो उनका वैलिड रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तब तो वो अनएनफोर्सिएबल है, बट जैसे ही उसकी रजिस्ट्रेशन करा दी जाएगी तो वो वैलिड एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मतलब सब कुछ ठीक है बट किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो एनफोर्स नहीं करवाए जा सकते। देन वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट के बारे में क्या बताया था आपको अंडर सेक्शन 2G, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ वॉइड एग्रीमेंट। कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं करवा सकते वो वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आता है। तो जैसे मैंने बताया था कि इसमें कोई भी एग्रीमेंट किसी माइनर के साथ किया गया है तब भी वो वॉइड है। अगर जो है कोई वेजरिंग एग्रीमेंट है, सट्टेबाजी वाला एग्रीमेंट है, वो भी वॉइड होता है। या फिर किसी का मीनिंग अनसर्टेन है तब भी एग्रीमेंट वॉइड होता है। या फिर विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है तब भी वो वॉइड होता है। तो उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे वॉइड एग्रीमेंट्स के चैप्टर में। व्यर्थ ठहराव, तो आप देख रहे होंगे कि जहां कॉन्ट्रैक्ट है उसका मतलब आपने अनुबंध लिखना है हिंदी में, और एग्रीमेंट्स का हिंदी में आपने लिखना है ठहराव। देन इलीगल एग्रीमेंट्स।
इलीगल का मतलब क्या है कि जो लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल एक्टिविटी से रिलेटेड है, उनको इलीगल एग्रीमेंट बोलते हैं। और उसके लिए आपने कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो इलीगल है वो कभी भी एनफोर्सेबल नहीं हो सकता, और जब तक वो एनफोर्सेबल नहीं हो सकता तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो इलीगल हमेशा आपने इलीगल के साथ एग्रीमेंट्स ही लिखना है। एग्रीमेंट्स जो है वो इलीगल टाइप के जो हमेशा वो एग्रीमेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो इलीगल होने की वजह से वो हमेशा वर्ड रहते हैं, यानी कि कोई क्राइम करने के लिए जो है अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है तो वो इलीगल एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल कि ए ने जो है वो बी को पैसे दिए कि आपने जो है वो सी को मारना है, और अगर सी को आप मार दोगे तो मैं आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो वो एक इलीगल काम है कि आप ना किसी पर्सन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं कि जी उसके घर में आग लगा दो तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं दे आर इलीगल एग्रीमेंट्स की इलीगल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, या कोई इमोरल एक्ट करने से रिलेटेड है, अनैतिक कार्य है, या फिर करप्शन से रिलेटेड है कि जी आपको मैं इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ और आप मेरी सरकारी नौकरी लगवा दो, तो वो इलीगल एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएंगे। तो ये हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इनके बारे में, क्योंकि इन टर्म्स को हमने बार बार यूज़ करना है आगे, तो इनके मतलब हमें पता हो कि कहाँ और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसके बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है कौन कौन से हैं, किस किस तरह के मेजर हमने जो 4 तरह से क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, और ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। Okay, thank you.